हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे वायुमंडल। वायुमंडल के अंदर हमने चर्चाएं की हैं, वायुमंडल की संबंधित बातें की हमने। वायुमंडल में क्या होता है, उसका संगठन कैसे होता है। हमारा टॉपिक चल रहा था वायुमंडल का संगठन। कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, वायुमंडल का संगठन, जिसके अंदर हमने 3 बातें की हैं। एक तो की हमने गैस, इसमें जलवाष्प की बातें चल रही थी। गैस में अंदर तो हमने बात की कि मुख्य रूप से वायुमंडल के प्रारंभिक समय में बनने वाली जो गैसें निश्चित गैसें, जो जहरीली गैसें हैं, जो जीवधारियों के लिए अनुकूल नहीं थी। उसके बाद में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं हुई, उसके माध्यम से O2 ऑक्सीजन का निर्माण हुआ। और हम धरातल के पास में देखें तो बहुत सारी गैसें हैं जो आज वायुमंडल में हमें देखने को मिलती है, जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में जो गैस है वो है नाइट्रोजन, और ऑक्सीजन है वो भी है। इसके हमने 7 रूप बताए थे। ऑक्सीजन है वो प्रमुख है, उसके बाद ऑर्गन और CO2। ये जो प्रमुख गैसें हैं, 4 गैसें, इन गैसों के कारण आज का जो वायुमंडल है वो जीवधारियों के लिए अनुकूल दशा प्राप्त करता है। उसके बाद हमने जलवाष्प की बात की। जलवाष्प होता क्या है कि समुद्र से जो जल है उसका जो वाष्पित रूप है, भाप बदलना। देखो 3 रूपों में होता है पानी। एक तो ठोस, एक होता है द्रव्य, और एक गैस। जल 3 रूपों में होता है, ठोस में होता है, द्रव्य में होता है और गैस में होता है। ठोस रूप में जैसे बर्फ में, द्रव यानी पानी, जल, गैस यानी जलवाष्प, वाष्पित रूप। तो हम जलवाष्प पढ़ रहे हैं। वायुमंडल के अंदर वाष्पित रूप जल का वो यहाँ पे जो एरोसोल्स हैं उसके चारों तरफ लिपटे रहते हैं, या जलवाष्प उसके एरोसोल्स के साथ कारण लिपटा रहता है। वहाँ पर जैसे मानो ये धूल के कण हैं 2, ये क्या है, धूल के कण। ध्यान से समझना इसको, धूल के कण है, ये पास है, ठीक है। अब इसके बीच में ये जो गैप है, इस गैप के अंदर ही पानी की बूंद इस कण के चारों तरफ लिपटेगी इसके अंदर लिपटेगी। इसको रंध्र बोलते हैं। 2 कणों के बीच के भाग को क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। तो यहाँ पर ये पानी की बूंद इसके चारों तरफ लिपटेगी, यहाँ पे। समझ गए बात। तो ये जलवाष्प हो गया। क्या हो गया, जलवाष्प। यहाँ इस कण के साथ में ये नमी युक्त ये जल है वो यहाँ पे लटका रहता है, वायुमंडल में लटका रहता है, जो हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है, इसके कारण हम कह सकते हैं कि इसकी ये आर्द्रता सामर्थ्य है, इसकी कितनी है, ये 2 कणों के बीच वाली जगह को, ये कण है बड़े बड़े, इसके जो बीच में गैप है इसको सामर्थ्य बोलते हैं, इसको कैपेसिटी बोलते हैं इसकी। ठीक है, यहाँ पर अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, क्या होगा, तापमान ज़्यादा होगा। तापमान ज़्यादा होने के कारण ये जो कण हैं ये फैलेंगे, ये दूर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दूर, यानी फैलते हैं। कोई भी चीज़ गर्म होगी वो फैलेगी तो इसके बीच में क्या हो जाएगा, गैप हो जाएगा। अब इसकी आर्द्रता सामर्थ्य क्या होगी, बढ़ गई, यानी पहले इतनी जगह थी, अब ये जगह कितनी हो गई, इतनी। तो तापमान के साथ आर्द्रता धारण करने की क्षमता बढ़ेगी, यानी यहाँ पे इसकी क्षमता क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। तो आर्द्रता की जो सामर्थ्य है वो क्या हो जाएगा, तापमान के साथ
बढ़ जाएगा। हमने कल लिखा था ना, यहाँ पे कल वाले वीडियो में लिखा हमने कि तापमान और आर्द्रता सामर्थ्य समानुपाती होते हैं। सामर्थ्य, आर्द्रता सामर्थ्य का मतलब हो गया तापमान बढ़ेगा तो आर्द्रता सामर्थ्य बढ़ेगी, अगर तापमान घटेगा तो वापस ये कण सिकुड़ेंगे तो इसकी सामर्थ्य वापस घट जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लटके हुए भाग हैं, वहाँ पे तापमान बढ़ेगा तो आर्द्रता सामर्थ्य भी बढ़ेगी, इसको आप ध्यान में रखना। तो जलवाष्प जो है, इससे यहाँ वायुमंडल में कई प्रकार की विशेषताएं देखने को मिलती है। यहाँ पे जैसे कोहरा है, कोहरा, ओस है, कुहासा है, ठीक है, इनके रूप में हम जलवाष्प को देख सकते हैं। जब कोहरा होता है, सर्दियों में धुंध आती है, तो उस समय आपको दिखेगा कि आप चल रहे हो तो आपके चेहरे पे पानी की बूंदें सी लग जाएंगी। ठीक है, वो क्या है, जैसे आपको बता दिया जाए कि कोई वाहन खड़ा हो, रात के समय कोई वाहन खड़ा हो, वाहन बाहर खड़ा है, रात को धुंध आई, सर्दियों का टाइम है, उस समय जो रात को आप देखोगे तो उस गाड़ी के शीशे पे आपको पानी नज़र आएगा, पानी की बूंदें वहाँ पे क्या आएंगी, नज़र आएंगी। वो कहाँ से आई? ऐसा तो है नहीं कि रात को बारिश आई है, वो कहाँ से आई? वो वायुमंडल में जो जलवाष्प हैं उनमें टेम्परेचर कम होने की वजह से क्या होता है, टेम्परेचर कम होने की वजह से, समझना इस चीज़ को। यहाँ पे टेम्परेचर कम होगा तो इसकी आर्द्रता सामर्थ्य क्या होगी, कम होगी, जो इसके बीच में पानी है वो मिल जाएगा। यहाँ पे दोनों कणों के चारों तरफ लिपटा हुआ जो पानी है वो इसमें क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, और ये बड़ी बूंद बन जाएगी। और ज़्यादा बड़ी बूंद होगी तो ये अपना वेट को लटका के नहीं रख सकती वायुमंडल में। ज़्यादा बड़ी बूंद होती है, वो बूंद क्या होगी, फिर नीचे आ जाएगी, वायुमंडल से नीचे आएगी, नीचे कोई भी साधन हो, कोई भी वस्तु पड़ी हो, उसके ऊपर वो पड़ जाएगी, तो वहाँ पे वो बूंद के रूप में हमें देखने को मिल सकती है। तो जलवाष्प है वो तापमान पर निर्धारित होता है। ठीक है, जलवाष्प तापमान बढ़ेगा तो वहाँ पे आर्द्रता सामर्थ्य बढ़ेगी और मौसम साफ रहेगा। ठीक है, अगर तापमान घटने से जो जलवाष्प है वो, उसकी आर्द्रता सामर्थ्य घटने से जलवाष्प के कणों की बूंद होगी बड़ी, फिर वो कोहरा या ओला या कुहासा जैसी समस्या को पैदा करता है। ओस आएगी, ओस जलवाष्प की बूंदों से आती है ठंडी रात्रियों में। ठीक है, धरातल, मौसम साफ होना चाहिए उसके लिए, मौसम साफ का मतलब आकाश साफ होना चाहिए। अगर आंधी आएगी तो उन जलवाष्प की बूंद को उड़ा करके ले जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पे आसमान साफ होना चाहिए और ठंडा धरातल होना चाहिए, ठंडी रात होनी चाहिए, जिसके कारण वो वहाँ पे जलवाष्प वो बूंद में बन जाए और वो नीचे धरातल पर आ जाए। ठीक है, तो ये हो गई जलवाष्प की बात वायुमंडल के अंदर। उसके बाद हम बात करें एरोसोल। वायुमंडल में तीसरा जो संगठन बनाता है इसका, यानी वायुमंडल को बनाने वाला कारक है, वो है एरोसोल। कौन सा है? एरोसोल। ठीक है, एरोसोल या वायवीय कण भी बोल सकते हो इसको, क्या बोल सकते हो? वायवीय कण। इसको समझ, ये जो कण है ये वायुमंडल में पाए जाने वाले अपेक्षाकृत अत्यंत हल्के ठोस कण है, अत्यंत हल्के, जो वायुमंडल में लटके रहते हैं। ज़्यादातर मात्रा में ये पृथ्वी के जो धरातल है उसके पास में ही लटके रहते हैं। ऊंचाई की ओर जाते हैं तो ये हमें नहीं मिलते, इतने धरातल के पास में ही मिलते हैं। इनके अंतर्गत जो आते हैं, जैसे हम बात करें तो ज्वालामुखी का जो उद्भेदन होता है, ज्वालामुखी के उद्भेदन से निकले धूल व राख के कण
ये एरोसॉल्स क्या होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। दूसरा हम कह सकते हैं जुते हुए जो खेत हैं, जुते हुए खेतों से उड़े धूलकण, या कह सकते हैं हम रेगिस्तान से उड़े धूलकण, रेगिस्तान से उड़े धूलकण, या यूँ कहें कि जो जैविक पदार्थ हैं जैसे बैक्टीरिया है, पराग, जैसे हम कह सकते हैं। और की बात करें तो जो धुआं है, धुआं से भी कण है, धुआं, राग जैसे पदार्थ, इनसे जो कण बनते हैं ये कण, या हम कह सकते हैं जो सागरीय तली है इसके नमक के कण, सागरीय भाग में नमक के कण, नमक के कण, ये जो पदार्थ होते हैं ये वायुमंडल में जाने पर वहाँ पे लोकेट रहते हैं, लटके रहते हैं, हल्के प्रकार के पदार्थ होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, एरोसॉल्स या वायवीय कण कहते हैं। इसके अंतर्गत ये आते हैं। अधिकतर जो ये कण है वो धरातल के पास ही लटके रहते हैं, यानी धरातल के समीप ही रहते हैं। ये धरातल है, इसके पास में लटके रहते हैं। अधिक ऊंचाई के जो कण हैं यहाँ पे जो एरोसॉल्स पाए जाते हैं, या तो वो आते हैं उल्का कणों से, उल्का पिंड उनका विखंडन होता है तो उनके जो कण हैं वो यहाँ वायुमंडल में आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आने वाले कणों में कह सकते हैं उल्का कण, या यूँ कहें कि जो ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी का विस्फोटकारी जो रूप होता है उसके कारण जो निकले हुए कण हैं उनसे भी हम मान सकते हैं अधिक ऊंचाई पर या ऊपरी वायुमंडल में। निचले वायुमंडल में तो ये है, ऊपरी वायुमंडल है, इसके अंदर जो ज्वालामुखी का विस्फोटकारी रूप है, विस्फोटक ज्वालामुखी, विस्फोटक ज्वालामुखी है, उस विस्फोटक ज्वालामुखी के कारण जो धूल कण है वो ऊपरी वायुमंडल में लटके या लोकेट रहते हैं, लंबित रहते हैं, यानी लटके हुए रहते हैं। तो ऊपरी वायुमंडल में जो कण है एरोसॉल्स है वो इनसे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत तो ये आता है। अब बात करते हैं ये कार्य क्या करते हैं। ये धूलकण है, एरोसॉल्स है, ये किस काम आते हैं, हमें वायुमंडल के पढ़ने में या उसके संगठन में क्या काम आते हैं। तो यूँ कहें कि जो ये कण है इनकी ये विशेषता है, इनका आकार और रंग, इनकी विशेषताएं हैं वो आकार और रंग। इन कणों के किस रंग के कण हैं, किस आकार के हैं, छोटे हैं या बड़े हैं, उनकी विशेषता के अनुसार सूर्य की जो विकिरणें हैं वो वायुमंडल में, वो सूर्य की विकिरणें इनसे व्यवहार तय करती है अपना। सूर्य की जो किरणें हैं, सूर्य है, ये किरणें आ रही हैं यहाँ पे, ये जो कण है, ठीक है, एरोसॉल्स है, ये अगर कण है बड़े हैं तो किस प्रकार का व्यवहार तय करेगी ये, और छोटे हैं तो किस प्रकार का व्यवहार तय करेगी। रंग कैसा होगा, काला, धोला, लाल, नीला, जैसा भी रंग है इनका, ठीक है, यहाँ पे उस रंग के अनुसार ये अपना व्यवहार तय करती है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि आकार और रंग के अनुसार ही सूर्य की विकिरणें वायुमंडल में अपना व्यवहार तय करती है। ठीक है, ये जो कण है, ये कण 3 प्रकार के गुणों की विशेषताओं को रखते हैं। एक तो रखते हैं अवशोषण, क्या रखते हैं ये, अवशोषण, प्रकीर्णन, स्कैटरिंग प्रोसेस, ऑब्जर्वेशन, अवशोषण, ऑब्जर्व, ठीक है, प्रकीर्णन और परावर्तन।
3 प्रकार की क्या रखते हैं, अपने गुण रखती है। कौन रखते हैं? ये जो एरोसोल्स होते हैं ये रखते हैं। ये सूर्य से आने वाली किरण का अवशोषण करते हैं। क्या करते हैं? ये अवशोषण करते हैं। अवशोषण करेंगे तो जैसे मानो अवशोषण काला अगर कण है, काला रंग है उस कण का, तो वो उस सूर्य की विकिरण का ज़्यादा अवशोषण करेगा और वहाँ पे तापमान को बढ़ाएगा। क्या करेगा? तापमान को बढ़ाएगा। ठीक है। अगर इसका रंग सफ़ेद है कण का, तो वो इस आने वाली सूर्य किरण का अवशोषण नहीं करेगा, उसको वापस भेज देगा। अगर कण गर्म होगा तो उस स्थान का वायुमंडल तो क्या होगा? गर्म। वापस वो टकरा करके अंतरिक्ष में चला जाएगा तो वो इतना गर्म नहीं होगा। तो ये अवशोषण वाली क्रिया है, ये इसको कैच करने वाली क्रिया है। इसीलिए आप लोग देखते होंगे रंग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। सर्दियों में आप लोग काले कपड़े ही क्यों पहनते हो? गर्मियों में सफ़ेद कपड़े ही क्यों पहनते हो? क्योंकि गर्मियों में तापमान ज़्यादा होने से सूर्य से आने वाली किरणें सफ़ेद रंग के टकरा करके परावर्तन वापस कर जाती है। जबकि काला रंग अगर गर्मियों में पहनोगे तो सूर्य से आने वाली किरणों का वो अवशोषण करता है, उसको कैद कर लेता है, उसको बाहर वापस नहीं जाने देता। काला रंग कभी भी सूर्य किरणों को अवशोषण करने के बाद में बाहर नहीं जाने देता, इसलिए वो काला रंग के जो कपड़े होते हैं वो अधिक गर्म हो जाते हैं और अधिक गर्म होने के कारण वहाँ पर आपको गर्मी महसूस होती है। इसलिए आप लोग गर्मियों में सफ़ेद रंग के कपड़े ज़्यादा पहनते हो। ठीक है। तो रंग जो है वो सूर्य की विकिरणों के लिए तापमान बढ़ाने और घटाने का काम करता है। तो ये अवशोषण वाली क्रिया यहाँ पे लागू होती है वायव्य कणों से। दूसरा प्रकीर्णन, स्कैटरिंग प्रोसेस। ये जो प्रकीर्णन है, ये प्रकीर्णन है, ये 2 रूपों में होता है। यानी इसका बिखराव, एरोसोल जो कण है इसका बिखराव, सूर्य विकिरण जब एरोसोल से टकराती है तो ये प्रकीर्णित यानी बिखराव हो जाता है। यहाँ से आई और यहाँ बिखर गई। जैसे आपने देखा होगा कोई पटाखे चल रहे हैं, पटाखे नीचे से ऊपर जाके धड़ाम देश से फूट के वहाँ चारों तरफ बिखर जाते हैं। वैसे ही यहाँ पे सूर्य किरणें इस कणों से टकरा करके वहाँ पे उस पटाखे की तरह ही फैल जाती है, बिखर जाती है, जिसको हम कहते हैं प्रकीर्णन, स्कैटरिंग प्रोसेस। ठीक है। क्या कहते हैं इसको? प्रकीर्णन कहते हैं। आ गया होगा समझ में? यहाँ पर इस किरण का बिखरना ही प्रकीर्णन कहलाता है। ये 2 रूपों में होता है। कितने रूपों में होता है? 2 रूपों में होता है। एक तो होता है अचयनात्मक। क्या होता है? अचयनात्मक, या यूं कहें अवर्णात्मक। पहला कौन सा है? अचयनात्मक या अवर्णात्मक प्रकीर्णन। दूसरा, 2 प्रकार का प्रकीर्णन है। दूसरा है चयनात्मक या वर्णात्मक। 2 हो गए, चयनात्मक या वर्णात्मक प्रकीर्णन। अब देखो, चयनात्मक का मतलब हो गया कि सूर्य की जो विकिरणें हैं उनमें से जो दृश्य प्रकाश है, जो दृश्य हमें दिख रहा है, वो बिना किसी रंग के चुनाव के ही बिखर जाए। जैसे मान लो यहाँ से सूर्य की किरण आ रही है और ये सूर्य की किरण यहाँ पर, ये कण है, कण के टकरा करके कोई रंग नहीं लिया, यानी बिना रंग के ही यहाँ पे फैल गई या बिखर गई। इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है उसको अचयनात्मक कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? हम अचयनात्मक कहते हैं। जैसे मानो कि हम इस एक एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं कि सूर्य की किरणें जहाँ पे नहीं पहुँचती है वहाँ पर भी उजाला होता है। जैसे सूर्य की किरणें जिस स्थान पर नहीं पहुँचती वहाँ पर भी क्या होता है? उजाला। फॉर एग्जाम्पल बताएं आपको, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है। पृथ्वी की किरण तिरछापन लिए हुए 66.5 डिग्री तक ही पड़ती है। कितनी पड़ती है?
66.5 डिग्री तक ही। उसके बाद में सूर्य की किरण सीधी वहाँ पे नहीं जा पाती है। केवल यहाँ पे वायुमंडल में इन टकराने से यहाँ पर इसके सूर्य किरणों का केवल उजाला होता है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर। सूर्य की किरणें 66.5 डिग्री उत्तर और 66.5 डिग्री दक्षिण तक ही जाती है। उसके बाद में सूर्य की किरण धरातल पर नहीं पड़ती है। वहाँ पर केवल उस सूर्य की किरणों का वायुमंडल के माध्यम से केवल उजाला ही पहुँचता सॉरी, वहाँ पे क्या पहुँचता है? उजाला ही पहुँचता है। केवल 66.5 डिग्री के मध्य में ही सूर्य की किरणें धरातल पर पड़ती हैं, चाहे वो तिरछी पड़े चाहे वो सीधी पड़े। ठीक है। यहाँ इसके बाद में नहीं पड़ने पर भी वहाँ उजाले का होना, यानी ये जो प्रोसेस है वो अचयनात्मक है। दूसरा एग्जाम्पल आपको बता दें, सूर्योदय या सूर्यास्त के बाद में वह सूर्योदय से पहले उजाला होना। आपने देखा होगा सूर्य जो है वो निकल रहा है सुबह 7 बजे और दिन उग जाता है 5 बजे। सूर्य की किरणें हैं वो तो 7 बजे निकल रही हैं, जबकि वहाँ उजाला हमारे यहाँ पे उजाला हो जाता है 5 बजे, यानी सूर्योदय होने से पहले ही उजाला हो गया। ठीक। दूसरी बात, सूर्यास्त, शाम के समय सूरज ढल गया, सूर्य की कोई किरण नहीं आ रही, उसके बाद भी उजाला हमें मिल रहा है। ठीक है। तो ये क्या होता है? अचयनात्मक प्रकीर्णन होता है। ये वायुमंडल में सूर्य के द्वारा जो विकिरणें पड़ती हैं उसके फैलाव से बिना किसी विशेष रंग के ही वो चुनाव हो जाता है, बिना किसी रंग के ही वो बिखर जाता है सूर्य किरणें। वहाँ पर जो उजाला होता है उसको हम अचयनात्मक प्रकीर्णन कहा जाता है या कहते हैं। दूसरी बात, चयनात्मक या वर्णात्मक प्रकीर्णन। वायुमंडल में जब सूर्य की किरणें प्रवेश करती हैं तो एरोसोल से जब टकराती हैं उस समय किसी विशेष रंग का चुनाव कर लेती है। जब वो विशेष रंग के जो परावर्तन होता है उस परावर्तन के कारण विशेष रंग का क्या कर लेती है? चुनाव कर लेती है, जिसको हम चयनात्मक या वर्णात्मक प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकीर्णन जो चयनात्मक होगा। जैसे हम एग्जाम्पल देखें तो आसमान का नीला दिखाई देना, आसमान का नीला दिखाई देगा। पहली कंडीशन, आसमान नीला हमें क्यों दिखता है? क्योंकि सूर्य से आने वाली किरणें जब एरोसोल से टकराती है तो एक विशेष रंग का चुनाव कर लेते हैं, जिससे हमें आसमान क्या दिखता है? नीला दिखता है। जबकि आसमान है कैसा? काला। अंतरिक्ष कैसा है? काला है। जबकि हमें तो नीला दिखाई देता है, वो इस वायुमंडल में एरोसोल्स के कणों के कारण ही दिखाई देता है। यहाँ पे जो जलवाष्प है, गैस है, एरोसोल्स है, इसके कारण हमें आसमान नीला दिखता है। अन्यथा यहाँ से अगर हम हाइट पे जाएंगे, जब वायुमंडल से बाहर जाएंगे तो हमें सब काला नज़र आएगा, क्योंकि अंतरिक्ष होता है वहाँ पे वो अंधेरा ही रहता है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो चयनात्मक एक विशेष रंग का चुनाव करते हैं वो प्रकीर्णन कैसा होता है? चयनात्मक होता है। दूसरा एग्जाम्पल लें, आसमान का नीला दिखाई देना, ये तो ठीक है। दूसरा लें, सूर्यास्त व सूर्योदय के समय आसमान में लालिमा का पाया जाना। कभी कभी हम देखते हैं सुबह और या शाम के समय आसमान पूरा अपने को लाल नज़र आता है, पूरा आसमान हमें ऐसे घटा दिखती है कि लाल आसमान हाज। ठीक है। कभी आपने भी देखा होगा। तो वो एक विशेष रंग का चुनाव है। एक रंग का मतलब लाल रंग का, वैसे नीला आसमान है तो नीला है और वो लाल रंग है, तो वो एक विशेष चुनाव है वहाँ पे। ठीक है। तो आसमान का और जो सूर्योदय सूर्यास्त के समय हमें आसमान का लालिमा के रूप में पाया जाना, वो भी एक विशेष रंग का ही चुनाव है, जिसको हम चयनात्मक वर्णात्मक प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है। ये बात हुई प्रकीर्णन की, परावर्तन की। जो ये टकराता है और इससे वापस जाता है, इसकी क्रिया को हम कहते हैं परावर्तन। परावर्तन मतलब जब सूर्य की किरणें यहाँ आती हैं तो अगर बड़ा कण है तो यहाँ पर इससे टकराकर सीधा वापस अंतरिक्ष में चला जाता है।
क्या चला जाता है वापस अंतरिक्ष में, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्बिडो बोलते हैं। ठीक है, जब आगे आएगी इसकी बातें तो हम इसकी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें एरोसोल्स के, इसमें आर्द्रताग्राही केंद्रक का है। इसका है आर्द्रताग्राही केंद्रक, इसमें है एरोसोल्स की बातें हो रही है। कौन सा है, आर्द्रताग्राही नाभिक, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्ली। आर्द्रताग्राही नाभिक ये होता है कि जो एरोसोल्स है वो वायुमंडल में विद्यमान जो भी जलवाष्प है या नमी है उनके कणों को ग्रहण करने की क्षमता रखता है, ये आर्द्रताग्राही नाभिक। इसको आर्द्रताग्राही जलकण जो होते हैं, ड्रॉपलेट्स जो होते हैं, जलवाष्प जो होते हैं, वो बाहरी होकर इस आर्द्रताग्राही के केंद्र के चारों ओर लिपट जाते हैं। जैसे धूल का कण है, ये आर्द्रताग्राही केंद्र का काम करता है। ध्यान से देखना, ये धूल कण है, एरोसोल्स हैं, ये वायुमंडल में लटके होते हैं। ये क्या करते हैं, ये इस जलवाष्प की जो बूंदें हैं, जो जल ड्रॉपलेट्स हैं, जलवाष्प है, नमी है या आर्द्रता है, उसको अपने चारों तरफ लिपट के रखते हैं ऐसे। ठीक, दो कण है, जैसे यहाँ पे एक कण है, ये भी इसको लपेट के रखता है या इसको समाहित कर लेता है अपने चारों तरफ। तो यहाँ पर देखो, अगर इसकी आर्द्रता सामर्थ्य इतनी है तब तक तो ये इस जलवाष्प को लपेटेगा, इसके चारों तरफ लिपट के रहेगा ये पानी, ये बूंदे। ठीक है, जब इसकी आर्द्रता सामर्थ्य पूरी हो जाती है, दोनों बूंदे एक हो जाएंगी। दोनों बूंदे क्या हो जाएंगी, एक हो जाएगी। ये बूंद बड़ी हो जाएगी, इसका वेट ये आर्द्रताग्राही केंद्रक सहन नहीं कर पाएगा, जिसके कारण ये बूंद क्या हो जाएगी, फिर बड़ी होकर के नीचे आ जाएगी, जिसको हम क्या कहते हैं, वर्षण कहते हैं या वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्षा। तो वर्षा कराने का काम कौन करता है, आर्द्रताग्राही नाभिक करते हैं, जो कि एरोसोल्स होते हैं। ठीक है, आपने कभी देखा होगा कि कृत्रिम जो वर्षा होती है, कृत्रिम वर्षा होती है, वो कैसे होती है, आपने कभी सुना होगा। कृत्रिम वर्षा कैसे होती है, ऊपर ले जाके टैंक छोड़ा जाता है क्या, ऐसा नहीं है। वहाँ पे टैंक छोड़ देते हैं और वहाँ से ही उस टैंक को, पानी को वहाँ से बिखेर देते हैं, जिससे यहाँ पे वर्षा हो जाए, ऐसा नहीं होता है। आप यहाँ पे अगर कृत्रिम वर्षा को समझोगे तो वो ऐसे होगी कि जो प्लेन होती है, रॉकेट होती है, उनके माध्यम से उड़ान भरी जाती है और उस रॉकेट में ये आर्द्रताग्राही केंद्रक होते हैं, ये नाभिक वाले जो कण होते हैं, इन कणों का वहाँ पे बौछार या वर्षा करवाते हैं, यानी ऊपर वायुमंडल में उस रॉकेट के माध्यम से ये कण है वहाँ पे बिखेर देते हैं, जिसके कारण वो कण क्या करते हैं, वहाँ की जो जलवाष्प है, वहाँ के जो नमी है, आर्द्रता, उसको अपने चारों तरफ लपेट करके और वहाँ के जो जलवाष्प है उन सबको नीचे ले आते हैं। ठीक है, नीचे ले आने का मतलब वहाँ पे उस जलवाष्प या नमी को नीचे वर्षा के रूप में ले आते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कृत्रिम वर्षा, यानी मानव द्वारा निर्मित वर्षा। ठीक है, तो वो किसके माध्यम से होते हैं, वो भी इस आर्द्रताग्राही नाभिक के माध्यम से ही होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका वायुमंडल का संगठन। हमने इसके अंदर गैसों की बात की है, जिसमें हमने 9 मुख्य गैसों की बात की, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और नियॉन, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टॉन, और अगली जो गैस है हाइड्रोजन। उसके बाद हमने ओजोन गैस की भी बात की थी। ठीक है, उसके बाद हमने जलवाष्प की चर्चा की, जिसमें आर्द्रता सामर्थ्य, तापमान, और जो नीचे से ऊंचे की ओर जाते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं, तो जलवाष्प जो है वो धरातल पर ज़्यादा होता है, ऊपर जाने पर उसकी मात्रा घट जाती है। ठीक है, एरोसोल्स की चर्चा की, जो कि सौर्य विकिरणें जो होती है उसमें चयनात्मक और अचयनात्मक प्रकार का प्रकीर्णन पैदा करते हैं, या अवशोषण की प्रक्रिया होती है, परावर्तन के गुण भी उसमें होते हैं। और आर्द्रताग्राही केंद्र की हमने चर्चा की। ठीक है, ये हो गया आपका वायुमंडल का संगठन। इसके बाद में हम बात करेंगे वायुमंडल की संरचना की नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।